कमिंग सर? जी आइए आइए। ये है ना फौजी। थैंक यू। आपको तो व्यक्तित्व से झलक रहा है कि आप सीआईएसएफ से आए हैं। जी सर। ये टपक रहा है। एक तो आपको एज मिल गई, इधर एडवांटेज मिल गई। तो ये सीआईएसएफ का क्या फुल फॉर्म है? सर सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा। एयरपोर्ट्स की आजकल रखरखाव इन्हीं के पास है या सीआरपीएफ के पास है? एयरफोर्स का तो सर एयरफोर्स के नहीं पास, सॉरी, एयरपोर्ट का ही सर, बिल्कुल एयरपोर्ट का है, पोर्ट ट्रस्ट का है, जो भी कौन से असाइनमेंट्स हैं? असाइनमेंट सर न्यूक्लियर इंस्टॉलमेंट है और स्पेस इंस्टॉलेशन है, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स है, पार्लियामेंट भी है, दिल्ली मेट्रो भी है, पोर्ट ट्रस्ट भी है। लोग देश की यूपी भी यहाँ से पावर एनर्जी वगैरह है। देश के जो भी महत्वपूर्ण औद्योगिक प्रतिष्ठान है उनको कवर सियासत दे रही है। सीआईएसएफ को लॉ एंड ऑर्डर पे लगाती है सरकार? सीएसएफ को लॉ एंड ऑर्डर में नहीं लगाते सर, नहीं लगाती, उसके लिए सीआरपीएफ है। हाँ सीआरपीएफ और सीएसएफ को वैसे सर अगर मान लो एक अर्धसैनिक बल के रूप में अगर जहाँ जरूरत होती है तो रिजर्व कार्य के रूप में कभी कभी तैनात किया जाता है लोकल पुलिस के अंडर। सीआईएसएफ काम करती है या सीआरपीएफ ही करती है? सीएसएफ का सर वैसे तो अपना सारे फिक्स किया हुआ है, जो भी इंस्टॉलमेंट दिया है। सीआरपीएफ से रिजर्व पुलिस फोर्स है, उसको जहाँ भी देश में जरूरत पड़ती है, जहाँ भी लगता है कि आंतरिक सुरक्षा को खतरा है, वहाँ पे सीआरपीएफ को डिटरमिनेट किया जाता है। पर जरूरत पड़ने से अगर सीएसएफ को भी जैसे इलेक्शन सियासत भी करती है। आजकल कौन है डीजी सीआईएसएफ के? सर आरएस भट्टी सर। आप ये 2023 में वहाँ से रिटायरमेंट हो गया आपका? जी सर, रिटायरमेंट से रिजाइन देकर। रिजाइन देकर आए? बिल्कुल। तो आपको इस नौकरी में उसका कुछ लाभ मिला क्या? कोई लाभ नहीं मिला, क्योंकि सर अनकेस के थ्रू जो स्कीम में कोई सिस्टम है नहीं वैसा, यानी कि जैसे पे प्रोटेक्शन। हाँ, वो तो नहीं है वैसे में सर, क्योंकि टेक्निकल रिजाइन नहीं था, क्योंकि इसकी वजह ये थी कि जो मेरा यहाँ का जो पे ग्रेड था स्कूल लेक्चर का, वो हायर था वहाँ की प्रेजेंट जॉब से। अच्छा, इसलिए उन्होंने, क्योंकि वहाँ की सैलरी थी वो मेरी ज्यादा थी और अभी यहाँ की इनिशियल कम हो रही थी, फलोदी में पोस्टेड इस वजह से। रहने वाले बीकानेर के हैं? जी सर। कब से हैं फलोदी में? फलोदी में अभी सर पिछले 1.5 साल, दिसंबर 23 से। तो अभी जब नया जिला बनाया फलोदी को, जी सर। तो ये बॉर्डर पे पहुंचा है कि नहीं पहुंचा? बॉर्डर पे पहुंचा है। बॉर्डर पर है फलोदी? हाँ सर। कुछ यानी गांव वगैरह इसके बॉर्डर पर हैं? बॉर्डर के लगता है, लगता है। कहाँ से लिया वो हिस्सा, कौन से जिले से लिया है? पूरा याद नहीं है, मैं भी नोक जैसलमेर से। नोक तहसील है शायद। जी। एक डायरी लेखन और व्यायाम करना तो सीआईएसएफ के आदमी में बढ़िया है, और डायरी लेखन भी आपकी रुचि है? जी सर। गुड। तो एक हिस्टोरिकली एक डायरी बड़ी प्रसिद्ध हुई थी मॉडर्न यूरोपियन हिस्ट्री में। सर एनरी फ्रैंक नाम की लड़की, जो कि फ्रैंक लड़की का नाम था, जो कि हिटलर के तानाशाह कैंप में उसने अपने जीवन के कुछ साल बिताए थे। तानाशाह कैंप में बिताए थे? नाम याद नहीं है। हिटलर के जो फ्रैंक तो ठीक है, एनी फ्रैंक ठीक है, पर वो कंसंट्रेशन कैंप में ठीक है। आपका सर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में है पीजी का स्पेशलाइजेशन, तो आपने इसमें जो भारत में सामाजिक सुधार या पुनर्जागरण जो शब्द यूज होता है, जी मैम, वो आपने जैसे विश्व इतिहास पढ़ा है या देखा है, उसमें पुनर्जागरण वहाँ भी यूज होता है। भारतीय संदर्भों में राजा राम मोहन राय के विशेष उल्लेख करते हुए आप क्या विद्यार्थियों को कैसे संप्रेषित करेंगे उस पुनर्जागरण के विषय में? क्या उसके विशेष बिंदु थे या क्या हाइलाइट्स थे या कारण क्या थे, जो भी आप बताना चाहें प्लीज। जी वो तो बताइए। कोई नहीं। देखिए विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे पुनर्जागरण संबंध में, विशेषकर भारतीय पुनर्जागरण के संबंध में। तो पुनर्जागरण का सामान्य सा अर्थ ये होता है कि अगर कोई देश समाज के अंदर दूसरे समाज से परिवर्तन के दौर से गुजरता है, तो वहां के बारे में जो भी कुछ अच्छी बातें सीखता है, वहां से लेकर के अपने समाज में कुछ नई बात देता है, यानी कि एक प्रकार से पुनः जागना और पुनर्जागरण। तो इसी संदर्भ में सबसे पहले भारतीय पुनर्जागरण के रूप में जो आधुनिक उनके पिता के रूप में राजा राम राय मोहन जी को याद किया जाता है। तो राजा राम मोहन राय थे, वो एक प्रकार से पश्चिमी
जो शिक्षा थी, जो पश्चिमवाद जो था उनसे काफी प्रभावित थे। उन्होंने वहां की शिक्षा लेकर के, वहां की वैल्यूज जान करके उसको भारत के में अप्लाई करने का निर्णय किया। और वो जो भी भारतीय धर्म की जो भी बातें उनकी की जो बहुत पुरानी है या जो कि समाज की प्रकृति में अवरोध पैदा कर रही है, जबकि मूल धर्म में ऐसा नहीं था, तो उन्होंने पुनर्जागरण पश्चिमी धर्म में जो भी अच्छी बातें थी और जो भी भारतीय प्राचीन धर्म की अच्छी बातें थी, उन दोनों को मिला करके धर्म सुधार या समाज सुधार के नाम से हमारे सामने पेश किया था। उनका सबसे मुख्य जो सुधार के रूप में आता है, उन्होंने एक स्थापना करी थी ब्रह्म समाज की। तो राजा राम मोहन राय जी का जो ब्रह्म समाज जो संगठन था, वो कोई एक विशेष धर्म से जुड़ा हुआ नहीं था। उन्होंने कभी भी ये क्लेम नहीं किया था कि ये ब्रह्म समाज हिंदू धर्म से अलग कोई संस्था है। उन्होंने इसी में जो भी मुख्य बातें थी हिंदू धर्म की भी, और उसके अलावा उन्हें जो भी लगा पश्चिमी सभ्यता से जो भी अच्छी बातें थी, उन सबको मिला करके उन्होंने इस ब्रह्म समाज के माध्यम से अपने समाज में लोगों को कल्याण किया, उनको जागृत किया, अच्छी बातें उन्होंने बताया था। और उसमें से सबसे पहले इनका आता है कि उन्होंने ईसाई धर्म की भी जो गलत नीतियां थी उनको भी उन्होंने प्रहार किया था, और हिंदू धर्म की अच्छी बातों का भी उन्होंने आगे बढ़ाया था। और ब्रह्म समाज के अलावा उनकी जो कुछ और 3-4 संगठन थे, नाम याद नहीं आ रहा। कोई बात चलिए आइए। आ जाइए। आप कौन सी क्लास पढ़ा रहे हैं, क्योंकि आप तो सीनियर लेवल में हैं? 11th 12th। और विषय? इतिहास। इतिहास ही पढ़ाएंगे। तो आपका जितना आपने साइंस का करा है, भूविज्ञान भी करा है, वो सब अब ताक में रख दिया है या उसका प्रयोग करते हैं आपकी लेखन में, या कहीं जब जाते हैं तो कुछ ऑब्जर्वेशन करते हैं, क्या करते हैं? विज्ञान का मैं अभी मेरे अध्ययन में इस तरह से प्रयोग करता हूँ, जिस प्रकार से विज्ञान को एक रुचिपूर्वक पढ़ाया जाता है, उसी प्रकार की कोशिश मैं करता हूँ कि इतिहास में भी उसको रुचिपूर्वक बनाया जाए। जैसे कि विज्ञान में मुख्य तौर पर डायग्राम बनाना और टेबल्स का मुख्य योगदान आता है, तो इतिहास में भी इसी प्रकार से अगर डायग्राम के माध्यम से मुख्यतः अगर मानचित्र का प्रयोग करते हुए, तो मैं मेरे साइंस के नॉलेज का इतिहास को रुचिपूर्वक बनाने में प्रयोग करता हूँ। और क्यों आप फलौदी, मेन फलौदी में ही पढ़ा रहे हैं? नहीं, मैं फलौदी के बगल में स्कूल है मेरा, छिला। कितना दूर है? 15 किलोमीटर। 15। तो आपके जो स्टूडेंट्स है, विद्यार्थी हैं, वो फलौदी जाते हैं, नहीं जाते हैं? नहीं, फलौदी जाते हैं मैम, कई बार मुख्य तौर से गांव के बच्चे। हाँ, उनको कुछ बताया है फलौदी के बारे में? नया शहर है, पुराना शहर है, क्या है, कुछ जानकारी है? शहर तो मैम ये फलौदी पुराना है, हाँ, पर तो अभी जिला के रूप में कन्वर्ट हो गया है। और पुराना है तो कुछ आइडिया है आपको? क्यों, हालांकि आप आधुनिक भारत के विद्यार्थी रहे हैं, और पुराना नाम क्या था? पुराना उसका फलवर्दी का नाम है। तो उससे अब आपने, क्योंकि साइंस की बात की, प्रकृति की, हाँ, फलवर्दी का उसका नाम है। और स्थापना जोधपुर के जोधा के सुपुत्र गांव नरा ने शायद की थी। ठीक है, लेकिन फल वर्दिका मतलब कुछ आसपास कुछ उगाया होगा, पानी होगा, चाहे आज की तारीख में वहां पे बाग बगीचे नहीं है, इसके बारे में आगे सोचिए। हमें नाम तो फलवर्दी का याद है, हाँ। आगे इसके बारे में नहीं, वो नहीं भी मालूम हो कहीं भी, क्योंकि मैं इसलिए कह रही हूँ कि आप तो जैसे यात्रा भी करते हो, आप फौजी रहे हुए हो, तो इसके बारे में सोचिए कि जो नाम है उससे क्या है। बिल्कुल रेगिस्तान में बैठे हुए हैं आप। अनुमान इस तरह से लगा सकते हैं कि शायद कोई मान्यता हो, कोई मंदिर यहाँ पे ऐसा हो, देवता का, देवी का, जिसमें कुछ हल्का वर्धन हो, लोगों की आकांक्षा पूरी हो, तो संदर्भ में हो सकता है। लठियाल माता जी का वहाँ पे मान्यता है। बिल्कुल बिल्कुल। सर, फलौदी की बात चल रही थी, बहुत ठंड भी बहुत पड़ती है और गर्मी बहुत पड़ती है। जी सर। फलौदी से एक चीज और जुड़ी हुई है जो आपकी शिक्षा जगत की के संदर्भ में है कि ये शिवरा पत्रिका अभी चल रही है क्या? चल रही। उसके संपादक थे, फलौदी के रहने वाले थे, शायद शुरुआत ही उन्होंने की, लंबे समय तक संपादक रहे। वो आइडिया नहीं, इसके बारे में आइडिया नहीं, नाम बोल हो रहा है कोई भी
वो आपके वहीं से थे। बीकानेर में तो आप पले बड़े हैं। जी सर। ये जो गजनेर पैलेस है ये कब का बना हुआ है? एक्चुअली डेट तो सर याद नहीं है सर, पर ये भी भगत सिंह के शासन था। और जो ये एक जो कला है उस्ता कला, जी सर। उसमें बेसिकली होता क्या है? एक लाइन में भी हमको उस्ता कला समझाने में कैसे समझाओगे? इसमें सर ऊंट की खाल पर सोने की चित्रांकन किया था। खाल सोने काट के उसके ऊपर की खाल चित्रांकन किया जाता है। सोने का चित्रांकन किया था। और माथेरन जो है वो क्या करते हैं? एक और भी फैमिली है ना, जैसे ये तो उस्ता फैमिली है, हाँ, उसका एक फैमिली है माथेरन माथेरन सर, ट्रेडिशन जैन कलाकारों की एक कला है, वो क्या करते हैं? सर याद नहीं है। ये किस फील्ड के हैं वो कलाकार? हथकर हैंडक्राफ्ट है, पेंटिंग है, किस क्षेत्र में है वो? माथेरन कला का रिलेशन हैंडीक्राफ्ट से है या पेंटिंग से? याद नहीं। कोई नहीं, थैंक यू। थैंक यू। तो आपकी चाल ढाल के बारे में तो हम क्या कहें, हम ही आपसे सीख लेंगे, सब बढ़िया है। थैंक यू। नहीं, हाँ, पर्सनालिटी, परफेक्ट है। कॉन्फिडेंस भी, हाँ वो भी है, तो आप बोर्ड पे भी आप बोर्ड पे भी बहुत अच्छा वॉल्यूम और है ना, वो सब बहुत अच्छा है, वहाँ तो कोई समस्या ही नहीं है। डायरी लेखन भी ठीक है, ज़्यादा बात नहीं हो पाई क्योंकि समय का भी अभाव था, इस पर और बात हो सकती है, ध्यान रखना। डायरी लेखन भारतीय हिंदी साहित्य परंपरा में भी बहुत है, ये बात देख के चले जाना, कोई मिल जाए आपको। वो शिवरा पत्रिका शिवरतन थानवी चलाते थे, वहीं के रहने वाले थे, उनके पुत्र भी एक बड़े संपादक हैं, वो थानवी, वो शिवरतन थानवी फलौदी के ही, वो परिवार शिक्षा से जुड़ा रहा, उनके छोटे भाई थे यहाँ, वो कौन से प्रौढ़ शिक्षा समिति वाले, रमेश थानवी, रमेश था, वो शिवरतन थानवी है। और जिसको मुझे बीकानेर की जानकारी आपकी बहुत, माथेरन तो बच्चा जानता है क्या, क्योंकि अपने यहाँ तो सामान्य ज्ञान का बड़ा बोलबाला है एग्जामों में, माथेरन तो पेंटिंग की कला है। राजस्थान हिस्ट्री में होता है। थर्ड ड्राइवर का एग्जाम जो दे रहा है अभी होने वाला बच्चा, वो भी जानता है माथेरन क्या है, उसको मानता हूँ। वो आप उसको करो, इससे नहीं चलेगा काम। बीकानेर क्योंकि वो बड़ा समृद्ध भी है, बीकानेर जहाँ के आप रहने वाले हो, कला की दृष्टि से भी, इतिहास की दृष्टि से भी, तो बीकानेर को आप थोड़ा चेक कर लो, वही आपकी एक समस्या है, बाकी तो आपकी सब चीज बढ़िया, बहुत बढ़िया आपका है, पर्सनैलिटी अच्छी है, बीकानेर में आप मात खा जाओगे। और फिर यदि कभी मौका मिला आपका तो आपकी मॉडर्न हिस्ट्री भी वो चेक करेंगे, पर अभी बाकी आपका सब ठीक है, बीकानेर में आपको और ठीक है ना। थैंक यू। थैंक यू।